हाय स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। आज से हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन। अगेन इसमें से भी काफ़ी चीज़ें अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो जैसे लास्ट चैप्टर अपना रिपीटेशन था, इसमें भी काफ़ी चीज़ें रिपीटेटिव है। मतलब स्पेशली अपन ने चैप्टर 2 में पढ़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वर्टिकल फॉर्मेट, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कवर है। चलो पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या है ये आपको पता है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो फायदे। एक, जो ओनर है, जो बिजनेसमैन है, उसको ही कैन इवेल्यूएट हिमसेल्फ कि अपन बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट कितना है, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितना है, मेरा नेटवर्थ कितना है। उस बेसिस पे शेयर्स का वैल्यूएशन पता चलता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस for every businessman to understand the health of the business, ये हो गया उसके लिए। and even it is equally important for external parties like shareholders, जो लोग क्रेडिटर्स, बैंकर्स, आउटसाइड पार्टीज, करेक्ट ना, गवर्नमेंट, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, करेक्ट ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये ऐसा ब्रिज है जिसमें मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टर्स, मतलब कंपनी एंड आउटसाइडर्स, दे ट्रस्ट ईच अदर, करेक्ट। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर बराबर रहेंगे तो फिर शेयर होल्डर आप, मतलब इन्वेस्टर आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, एंड तभी मैनेजमेंट बराबर काम कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये उसका बेसिक पर्पस है जो आपको ऑलरेडी पता है। इन ऑर्डर टू एसर्टेन फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ एवरी बिजनेस, मैंने नाम दिया था हेल्थ। एवरी एंटरप्राइज प्रिपेयर सर्टन स्टेटमेंट नोन एज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट on entity. Financial statements, are report prepared and issued by company management to give investor created additional information about company's performance and financial standings, ठीक है, additional information. The four general purpose of financial statement includes, very important from MCQ point of view, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अभी इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या है, कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस अर्न किया है, इसका फॉर्मेट अपन चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट अपन पढ़ चुके हैं, कंपनी के कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटी है। अभी स्टेटमेंट का यूज़ कैसे करना है, इट डिपेंड्स ऑन द यूजर्स। अगर मैं इन्वेस्टर हूँगा तो मेरे लिए इनकम स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आई लुक एट द प्रॉफिट। अगर मैं बैंक को लोन दे रहा हूँ तो मेरे लिए प्रॉफिट तो इंपॉर्टेंट है, बट बैलेंस शीट भी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के पास अभी कितने एसेट्स है और उन्हें अभी कितना लोन लिया है, एंड हाउ मच लोन दे आर आस्किंग फ्रॉम मी, कितना उनका बोरोड कैपिटल है, कितना उनका ओन कैपिटल है। वो जो रेशो अपन ने पढ़ा था 2:1, वो बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन कंपनी के पास इनफ लिक्विडिटी है कि नहीं, सो आई विल चेक करंट एसेट ऑल्सो टू पे ऑफ ऑल देयर लायबिलिटीज एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। तो ये सभी चीज़ें अपने को चेक करनी पड़ती है। मतलब ये यूजर्स के हिसाब से उस स्टेटमेंट का यूज़ बदलता है। जैसे मैं ऑडिटर हूँ, एज अ ऑडिटर मेरे लिए हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को एसेट्स का भी ऑडिट करना है, लायबिलिटी का भी करना है, करेक्ट है, इनकम का भी करना है, लॉस का भी करना है, जो अपने खर्चे रिकॉर्ड किया उसका भी करना है, जो रेवेन्यू अपने शो किया उसका भी करना है, देन आपने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो किए वो भी करना है, सब करना है। स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर इक्विटी, मतलब ये अपन ने पढ़ा था शेड्यूल 2 में कि अपने कितने शेयर होल्डर्स है, प्रोमोटर के पास कितने हैं, ये पूरा उसको एक रिपोर्ट देना पड़ता है, तो वो है। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कैश फ्लो का पर्पज़ क्या है समझ लो, मैंने चैप्टर 2 में भी कहा था और एक बार बताता हूँ। सी, मैंने कंपनी के शेयर्स लिए, अभी मेरे को नहीं समझते कि कंपनी मेरा पैसा उस काम के लिए यूज़ कर रही है या नहीं कर रही है, बिकॉज नॉर्मली इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल। कंपनी जब ये कैपिटल रेज करती है, इट इज़ ऑलवेज रेज फॉर आइदर बाइंग फिक्स एसेट्स और फॉर एक्सपांशन इन न्यू प्रोजेक्ट या डाइवर्सिफिकेशन। सो डाइवर्सिफिकेशन मतलब नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एक्सपांशन एग्जिस्टिंग बिजनेस को बड़ा करने के लिए, या फिर नया एसेट परचेस करने के लिए। तो वो पैसा उस काम में यूज़ हो रहा है कि नहीं, ये मेरे को कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए बनाया जाता कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इस साल कितना पैसा आया और इस साल अपन ने पैसा खर्च कैसे किया वो दिखता है। तो वहाँ पे आप एज ए शेयर होल्डर, एज ए इन्वेस्टर आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो कंपनी ने लॉन्ग टर्म फंड रेज किए हैं
वो लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए यूज़ हुए या नहीं हुए, क्या उसमें से कंपनी ने सैलरी पे किया है जो एकदम गलत बात है, उसमें से डिविडेंड पे किया और गलत बात है। ऐसा हो गया तो थोड़ी देर में कंपनी खत्म हो जाएगी, तो ऐसे कंपनी से फटाफट पैसा विड्रॉ करके बाहर निकल जाना है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वंस आई गिव मनी टू कंपनी आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग विद दैट मनी, और मैं ऑडिटर नहीं हूँ कि मेरे पास एक्सेस है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, करेक्ट ना। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट नाउ मैंडेटरी कर दिया है इवन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड ये ऑडिटर रिपोर्ट में भी ज़रूरी है, अभी कंपलसरी हो गया है, ताकि इन्वेस्टर को पता चलता है कि आपने जिस पर्पज़ के लिए उनका पैसा लिया है वो सही काम में यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने वर्किंग कैपिटल लोन लिया है, तो वर्किंग कैपिटल लोन रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट टर्म पेमेंट्स, तो उसके लिए यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने एसेट बेचे, तो उसके अगेंस्ट नया एसेट लिया है या नहीं लिया है, क्योंकि एसेट बेचना सोर्स है, मतलब पैसा आएगा इनफ्लो है, एंड दूसरा है आउटफ्लो एसेट खरीदना, तो पैसा कहाँ पे यूज़ हुआ है, तो ये अपने को सब पता चलता है। ऐसा तो नहीं है ना कि कंपनी एसेट बेच के खर्चे निकाल रही है, तो धीरे धीरे कंपनी के एसेट्स कम होंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बाद में और फास्ट कम हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग एनालिसिस आई कैन डू ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, करेक्ट ना। तो उसमें इनफ्लो एंड आउटफ्लो रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन आगे पढ़ने वाले हैं। फॉर इंस्टेंस अ बैलेंस शीट शोज द डेट लेवल ऑफ द कंपनी but it doesn't show what the debt coverage cost. Both balance sheet and income statement are needed to calculate the debt coverage ratio for the investor and creditor to see the true picture of debt burden of the company. ठीक है, बता दो what is the debt coverage ratio। अरे बहुत ही सिंपल है, मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ। लेट्स से मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये मैं आपको कुछ डेटा दे रहा हूँ, ये ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड है, इनको इंटरेस्ट देना है 20,000 रुपीज़ और इनको भी 20,000 रुपीज़ इंटरेस्ट देना है, और यहाँ पे जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो है 50,000 और यहाँ पे प्रॉफिट अवेलेबल है 1 लाख। अभी आप डिबेंचर होल्डर हो, आपने कंपनी के डिबेंचर्स परचेस किए हैं एंड दिस इंटरेस्ट इज पेएबल टू यू। ना बताओ इसमें से कौन सी कंपनी आपको ज़्यादा सेफ लगती है फ्रॉम योर मनी पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्वियसली बी लिमिटेड, क्योंकि इनका डेट कवरेज रेशियो 5 टाइम्स है। मतलब डेट कवरेज का मतलब क्या है कि इनका जो प्रॉफिट है ये उनके डेट से 5 गुना ज़्यादा है, इंटरेस्ट से 5 गुना क्या है ज़्यादा है। एक्चुअली इसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इट इज़ नॉट एक्चुअली डेट कवरेज रेशियो, बट मैंने आपको सिंपल करके बताया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसको बोलते हैं। 20, 50, 20, 1 लाख। तो डेट कवरेज का मतलब है उसमें आप एसेट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं कि कितने कंपनी के डेट्स और कितने एसेट्स है। तो जहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा रहेगा, जहाँ पे कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा मेरा पैसे देने के लिए, मेरे को सेफ्टी ज़्यादा मिलता है, तो आपके लिए ये कंपनी ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू ए। यहाँ पे कवरेज 2.5 टाइम्स है, हियर इट्स 5 टाइम्स कवरेज। तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कम भी हो गया तो भी बी लिमिटेड विल हैव इनफ मनी टू पे योर अमाउंट। इसके लिए इनकम स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेट कवरेज रेशियो, सेम ही हो। बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइजेस एज ऑन गिवन डेट, दैट इज 31 मार्च। इट शोज द एसेट्स एंड लायबिलिटी एट देयर रिस्पेक्टिव बुक वैल्यू। नाउ व्हाट इज बुक वैल्यू? बुक वैल्यू का मतलब है वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब इसमें 2 तरह के एसेट्स होते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एक डेप्रिसिएबल एंड नॉन डेप्रिसिएबल। तो नॉन डेप्रिसिएबल एट कॉस्ट दिखाए जाते हैं एंड डेप्रिसिएबल आफ्टर रिटर्न डाउन वैल्यू दिखाया जाता है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब इतना सबको पता है कि वैल्यू विच इज शोन इन बैलेंस शीट मीन्स व्हाट। तो ये आप लिख कर रखना कि अगर नॉन डेप्रिसिएबल है वो एट कॉस्ट पे दिखाया जाएगा, जैसे लैंड नॉन डेप्रिसिएबल है एट कॉस्ट, एंड जो बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है या कोई और एसेट्स है विच आर सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन, वो रिटर्न ऑन वैल्यू दिखाया जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेस ऑफ कैश एंड यूजेस ऑफ द कैश। इट रिपोर्ट्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन मेजर एक्टिविटी लाइक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये मैंने आपको ऑलरेडी कहा था, आगे पढ़ना है अगर सिलेबस में है तो। Cash flow statement has to be prepared in accordance with the accounting. Understanding these financial statements is the first critical step for investor, creditors, and even you can take
to learn about company's earning, profitability, asset management, financial leverage, cash flow, current stakeholder state. Once you understand all these aspects of company, you can judge relative financial health and determine whether it's worth investing in company or not. करेक्ट. तो ये डायग्राम आपको बनाना है और इसमें इसका यूज लिखना है कि स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको इनकम पता चलता है. इनकम जितना बढ़ेगा उतना लिक्विडिटी बढ़ेगा. बैलेंस शीट में एसेट पता चलते हैं, लोन कितना लिया पता चलता है, कितना खुद का पैसा है, कितना बाहर का पैसा लिया है. कैश फ्लो में अपने पैसे का सही यूज हुआ है कि नहीं हुआ है वो पता चलता है. ठीक है. चलो, हाउएवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्स अपन ने चैप्टर 2 में बहुत डिटेल में पढ़ा है. अंडर सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट ये अपन ने पढ़ा है. governs the preparation and presentation of financial statement. Form of balance sheet has been given in part 1 of schedule 3 of Companies Act and part 2 of schedule 3. ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है. Who issues financial statement? Company issues different types of financial statements for a variety of reasons at variety of times during the year. Public companies are required to issue audited financial statements at least every quarter. Both public and private companies issue at least 4 statements to attract new investor and to raise fund for the expansion. मतलब नॉर्मली जो पब्लिक कंपनीज है जिन्होंने लोगों से पैसा लिया है उनको पेपर में ऑफिशियली या उनके वेबसाइट पे क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करने पड़ते हैं टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड टू बिल्ड मोर ट्रस्ट. एंड बाकी जो है बहुत प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी उनको अगर कोई एक्सपेंशन करना है, फंड रेज करना है तो लास्ट 4 ईयर्स के एटलीस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना क्या है ज़रूरी है. बट ये मैंडेटरी नहीं है. अभी अगर आप कंपनी की वेबसाइट देखते हैं तो उसमें 5 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा रहते हैं. यू गो टू एनी कंपनी वेबसाइट, यू विल फाइंड देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर लास्ट 5 ईयर्स. तब ये काफ़ी कॉमन बात होगी. मतलब 4 इज ओके बट नाउ 5 ईयर्स इज अ स्टैंडर्ड जहाँ पे सब रहता ही है वो. नो, ये आपके लिए नया है यहाँ से. इसके पहले जो अपन ने पढ़ा था आई थिंक आपको सब कुछ पता था. मैं ऑलरेडी चैप्टर 2 में आपको पढ़ा चुका था इसलिए मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया. यहाँ से दोस्तों हर एक चीज़ डेफिनेटली नहीं है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. पहला है इंटीरियम स्टेटमेंट. व्हाट इज इंटीरियम डिविडेंड विच इज पेड बिटवीन टू ड्यूरिंग द ईयर. कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट है, ज़्यादा रिजर्व कंपनी के पास है, कंपनी उसको यूज़ करना चाहती है तो इन बिटवीन कंपनी देती है इंटीरियम डिविडेंड. इवन जब भी कंपनी नया एक्सपेंशन प्लान करती है या नया फंड रेजिंग प्लान करती है उसके पहले भी इन बिटवीन वो डिविडेंड देती है सो दैट इट कैन अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर्स. Financial statement that are used for the time period smaller than 1 year are called as a interim statement because they are used as temporary statement to judge company's financial position until full annual statements are issued. Correct now? ठीक है. Interim financial statements are most commonly issued quarterly, semi-annually, but it is not uncommon for companies to issue monthly report to creditors as a part of their loan covenants. What is loan covenants? अपन ने पढ़ा था क्या करना है और क्या नहीं करना है. अपन ने पढ़ा था ये SFM में, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में. What is covenant means? क्या करना है और क्या नहीं करना है. तो अगर आपने जिन लोगों से लोन लिया है उनको अगर आपने कमिट किया है कि हम आपको हर मंथ रिपोर्ट देंगे तो फिर उनको मंथली भी देना पड़ेगा. प्रोजेक्ट फाइनेंस याद करो, मैंने आपको SFM में पढ़ाया था. क्वार्टरली स्टेटमेंट एज तो वही दिया है. तो ये या तो क्वार्टरली दिया जाएगा या तो 6 मंथली दिया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द नीड. एंड नेक्स्ट होता है एनुअल स्टेटमेंट जो आपको पता है जो 12 महीने का पेपर होता है. ठीक है. हु यूजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड व्हाट आर दे यूज्ड फॉर. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेनली प्रिपेयर्ड फॉर एक्सटर्नल यूजर्स. These users are the people who are the outside the company or organization itself and need information about its based to their financial decision. These external users are typically fall into 4 main category: investor, creditors, competitor and regulators.
करेक्ट ना। तो 4 लोगों के लिए ज़रूरी है, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, कॉम्पिटिटर, रेगुलेटर्स मतलब सेबी है, आरबीआई है, आरओसी है ना, इंश्योरेंस कंपनी है तो आईआरडीए है। तो आपके कंपनीज के लिए जो, जैसे बैंकिंग कंपनी के लिए बैंकिंग अथॉरिटी, इलेक्ट्रिसिटी, तो जो भी रेगुलेटर्स है, कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए देयर आर रेगुलेटर्स, तो उनके हिसाब से भी आपको कभी कभी कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। ये अपन ने पढ़ा था बैलेंस शीट में, चैप्टर 2 में पढ़ा था अपन ने, कि कभी कभी इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी कंप्लायंस करना पड़ सकता है आपको। तो इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड रेगुलेटर। अभी इन्वेस्टर के लिए यूज़ क्या है पता है, एज ए इन्वेस्टर मैं इसको यूज़ क्या करूँगा, आई लुक एट द प्रॉफिटेबिलिटी, आई लुक एट द कंपनी डिविडेंड रेगुलर दे रही है या नहीं दे रही है, देन आई लुक एट द ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, बिकॉज उस बेसिस पे कंपनी का मार्केट वैल्यू डिपेंड होता है, वो मैं देखूंगा। प्लस उनके पास लिक्विडिटी है कि नहीं मेरा पैसा देने के लिए, वो मैं चेक करूंगा। प्लस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, चोर लोग तो नहीं है मैनेजमेंट में, हाँ वो देखूंगा। कंपनी कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रही है, क्या उनका बिजनेस है, उसके लिए कितना स्कोप है फ्यूचर में। अब अगर तंबाकू गुटखे का बिजनेस कर रही है तो गवर्नमेंट कभी भी बैन ला सकती है, तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो एज ए इन्वेस्टर इतने सारे एस्पेक्ट में चेक करूंगा, क्या क्या मैंने कहा, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, कंपनी करंट प्रोजेक्ट, उनका मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है, डिविडेंड रिकॉर्ड, ईपीएस कितना है, मार्केट में वैल्यू कितना है कंपनी का है, करेक्ट ना। तो ये 7 चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर टेकिंग एनी डिसीजन इन स्टॉक मार्केट। इन 7 चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद ही वी कम टू द डिसीजन कि इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। तो ये 7 चीज़ें ध्यान में रखना। क्रेडिट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक ही चीज़ लिक्विडिटी, उसको एक ही चाहिए कि मैं इन्वेस्टर तो नहीं हूँ, मेरे को मेरा पैसा मिलना चाहिए। तो जो बाकी जो क्रेडिटर्स है उनको टाइमली पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो कंपनी का उतना लिक्विडिटी है क्या, उनका करंट एसेट रेशियो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो अपन ने पढ़ा था एसएफएम में, करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी, जो आइडल रेशियो 2:1 है वो है कि नहीं, कंपनी क्रेडिट्स को टाइमली पे कर रही है कि नहीं कर रही है, करेक्ट ना, उनके पॉलिसीज क्या है वो। कॉम्पिटिटर क्या देखेगा, कॉम्पिटिटर तो कुछ भी देख सकता है। सी कॉम्पिटिटर, हाउ कॉम्पिटिटर विल एनालिसिस बैलेंस शीट, आई विल एक्सप्लेन। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा मोटर्स, महिंद्रा कार्स। अभी दोनों कॉम्पिटिटर्स है, तो अभी वो दोनों में क्या कंपेयर होगा, इसको कोई स्टैंडर्ड नॉर्म नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं महिंद्रा कार्स का ये हूँ, मैनेजर हूँ, महिंद्रा के जो ओनर है मिस्टर आनंद महिंद्रा, उन्होंने कहा कि विपुल शाह तुम मेरे को एक स्टेटमेंट बना के दिखाओ कि अपने कॉस्ट और टाटा मोटर्स के कॉस्ट में कहाँ पे फ़र्क है। तो मैं एक 100 रुपये का ब्रेकअप बनाऊंगा, मैं बोलूँगा कि सर अपन लेबर में 16 रुपये खर्च करते हैं 100 रुपये पे टोटल कॉस्ट में, वो 12 रुपये खर्च करते हैं, तो टाटा मोटर्स का वेजेज का कॉस्ट अपने से कम है। ऑब्वियसली जो लेवल होगा वो कंपेरेबल होगा, करेक्ट ना, मतलब प्रोडक्शन क्वांटिटी कंपेरेबल लेवल पे ही अपन कंपेयर करेंगे। तो देन मैनेजमेंट फोकस ऑन की वाई वी आर स्पेंडिंग मोर ऑन वेजेस, उनके पॉलिसीज क्या अपन देखेंगे। तो कॉम्पिटिटर कौन सा एस्पेक्ट दिखेगा कोई नहीं बता सकता। तो जहाँ पे मैं वीक हूँ ना वो मैं देखूंगा कि उसने उसको कैसे इंप्रूव किया है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग कॉम्पिटिटर के लिए कोई फिक्स आंसर नहीं है। आप इमेजिन करो ना, आप बिजनेसमैन हो एंड आपसे एक बंदा कोई बढ़िया कर रहा है, तो आप चेक करोगे कि वो बढ़िया क्यों कर रहा है, मैं कहाँ पे लैकिंग हूँ। तो यू विल फाइंड यूर वीक एरिया एंड व्हाट इज डूइंग, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, तो हर एक कॉम्पिटिटर का जो वीक एरिया है ना और जिसका अच्छा वो स्ट्रॉन्ग एरिया है, वो कंपेयर करके अपन उसके हिसाब से आगे बढ़ना क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। The income statement and balance sheet are compared with each other to see how efficiently a company is using its asset to generate economic रेगुलेटर्स मैंने आरबीआई है, सेबी है, उनके कंप्लायंसेस आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, शोल्डर को टोपी तो नहीं पहना रहे हो ना, आरओसी की कंप्लायंसेस है। द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट आर कंपेयर विद ईच अदर टू सी हाउ एफिशिएंटली कंपनी इज यूजिंग इज एसेट टू जनरेट प्रॉफिट, करेक्ट। अभी देखो क्या बोला है, मैं P&L बैलेंस शीट कैसे यूज करूंगा, मैं देखूंगा कि कितने एसेट्स के लिए कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल
नेट सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, करेक्ट ना। लेट से एक कंपनी के टोटल एसेट 20 करोड़ है, सेल 100 करोड़ है, तो दिस कंपनी इज डूइंग मच बेटर, क्योंकि बैलेंस शीट में 20 करोड़ के एसेट्स है और यहाँ पे सेल्स 120 करोड़ का है, तो उनका जो रेशो है वो 6 टाइम्स है। इसको बोलते हैं एसेट टर्नओवर रेशो, नेट सेल अपॉन टोटल एसेट्स। ये मैंने आपको एसएफए में पढ़ा है और आपने भी पढ़ा है, अरे ना। तो 120 अपॉन 20 CR, तो सेकंड कंपनी ज़्यादा बेटर कर रही है, तो ये जितना आप रेशो बढ़ाएंगे उसका मतलब है एसेट का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम हो रहा है, देयर इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल एसेट्स। तो ये अपन दोनों कंपेयर करेंगे कि जितने भी अपने पास एसेट्स है उसका यूज कैसे हो रहा है टू जनरेट द इनकम। कंपनीज इक्विटी एंड डेट लेवल, अभी ये तो अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा है, एसएफए में पढ़ा था कैपिटल स्ट्रक्चर। ये डेट इक्विटी इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली चीज, अगर डेट इक्विटी का कॉम्बिनेशन राइट रहेगा, इफ यू एम्प्लॉय मोर डेट कैपिटल, करेक्ट ना, 2:1, देन डेट कैपिटल पे जो इंटरेस्ट आप पे करते हो, याद करो एसएफएम, उससे आपका टैक्स लायबिलिटी कम होता है, एंड देन अमाउंट अवेलेबल फॉर शोल्डर इंक्रीजेस and EPS correspondingly increases. So by employing right debt equity mix, you can improve your EPS per share, not in total, per share EPS can be improved, and एक बार EPS improve हो गया तो market value automatic बढ़ेगा. These are the indicators that company is going in right direction. Company is going in right direction. तो वैसा होता है वो, इसलिए ठीक है। देन दूसरा इंपॉर्टेंट है, डेट इक्विटी रेशियो अगर आपका बराबर रहेगा, करेक्ट ना, तो यू कैन अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर ऑल्सो, करेक्ट ना, क्योंकि मतलब रिस्क बैलेंस हो जाता है। डेट का कंपोनेंट ज़्यादा हो गया तो अपन ने देखा था एसएफएम में, इक्विटी को रिस्क लगता है, फिर दे इंक्रीजेज देयर एक्सपेक्टेशन। इक्विटी का कंपोनेंट ज़्यादा हो गया तो डेट को रिस्क लगता है, फिर दे इंक्रीज देयर एक्सपेक्टेशन। तो कंपनी को अगर ये बैलेंस किया तो उसका कॉस्ट भी मिनिमाइज हो सकता है। सो आइडियल डेट इक्विटी रेशियो दो चीज़ों के लिए रिक्वायर्ड है, एक टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, सेकेंड टू मैक्सिमाइज अर्निंग पर शेयर। ये दोनों पर्पस अगर आपको अचीव करना है कि कॉस्ट भी कम करना है और ईपीएस को भी इम्प्रूव करना है, तो डेट इक्विटी रेशियो बराबर बैलेंस करना जरूरी है। मोस्ट इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर्स यूज फाइनेंशियल रेशियो टू एनालाइज दिस कंपेरिजन। दिस इज ऑलमोस्ट नो लिमिट टू अमाउंट रेशियोज कैन बी कंबाइंड फॉर, हाँ मतलब कितने भी रेशियो अपन ने 30-35 अलग अलग रेशियोज देखे थे जो आप यूज कर सकते हैं। चलो अभी देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक फॉर्मेट दिया है, ये बैलेंस शीट होगा, P&L अकाउंट होगा, कितने इक्विटी शेयर होल्डर से वो होगा। अभी बैलेंस शीट में प्लस माइनस होगा, प्रॉफिट लॉस जो भी प्लस माइनस होगा, फिर जो इक्विटी का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कुछ चेंज है तो वो भी होगा एडलेस, एंड फिर एंडिंग बैलेंस शीट आपका बनेगा, ठीक है। एज यू कैन सी एवरीथिंग स्टार्ट विद द प्रायर पीरियड बैलेंस शीट, तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट रहेगा ईयर 1 का। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑल द रिपोर्ट बिकॉज इट शोज द एसेट लायबिलिटी इक्विटी अकाउंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वी कैन ऐड सब्सट्रैक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिपोर्टेड ऑन द इनकम स्टेटमेंट। दिस इंक्लूड ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंस दैट कंपनी इंकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। बराबर है, प्रॉफिट हो तो ऐड होगा, लॉस हो तो माइनस होगा, करेक्ट ना। इक्विटी का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो कैश बढ़ेगा, इक्विटी बढ़ेगा, बायबैक हो गया तो कैश कम होगा, इक्विटी कम होगा। तो इक्विटी में भी जो अपने फंड रेज के तो बढ़ेंगे, रिडम्पशन किया प्रेफरेंस का तो कम होगा, बायबैक किया तो कम होगा, तो उसमें जो भी एडलेस होगा इक्विटी का वो भी दिखाना पड़ेगा, और फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट बन जाएगा। Once all operating, financing, investing activities are added to the initial balance sheet, the investor, creditors, management can analyze the ending balance sheet and see how well company has performed during the period. कंपनी ने इस साल कितना बेटर परफॉर्मेंस किया ये पता चल जाता है, ठीक है। नाउ अभी AS1, अभी ये भी अपन ने पढ़ा है, मतलब आगे जाके पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। चलो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट in AS1. So Indian Accounting Standard 1 prescribe the basis for presentation of general purpose financial statement
to ensure comparability with the entities equity financial statement of previous period and with the financial statement of other entity. क्या लिखा देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो एस है इट डील्स विथ कि हाउ टू प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, वो अपन ने ऑलरेडी चैप्टर 2 में देखा है, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होता है, आप आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप कंपेयर कर सकते हो विद अदर्स इन द इंडस्ट्री। इट सेट्स आउट द ओवरऑल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, गाइडलाइंस फॉर देयर स्ट्रक्चर एंड मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर देयर कंटेंट्स, ठीक है। अभी मैंने आपको पहले ही कहा कि ये चैप्टर भी रिपीटेशन है, इसमें से 60-70% चीज़ें आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो, बट इंस्टीट्यूट ने जैसा सिलेबस दिया है काफ़ी चीज़ें रिपीट हो रही है, तो मेरा काम है आपको पढ़ाना, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे को व्हाट्सअप करोगे सर आपने नहीं पढ़ा है। तो इसमें भी ये भी चैप्टर अगर आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो ना देखे तो आप जस्ट नोट्स पढ़ लेना, आपको आराम से आ जाएगा, फटाफट एमसीक्यू सॉल्व करके आगे जाना। मतलब इतना कुछ बहुत टेक्निकल चैप्टर नहीं है कि जहाँ पे आपको मेरी हेल्प लगेगी, दिस इज ऑल मैनेजेबल। आपने काफ़ी लोगों ने ग्रेजुएशन में तो किया ही है सब कुछ। जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफर्ड एज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स as those intended to meet the need of user who are not in position to require an entity to prepare reports tailored to their particular information। मतलब जनरल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है जो नॉर्मली सभी लोग यूज करते हैं, करेक्ट ना। एंड स्पेशल पर्पज मतलब कभी कभी जैसे मैंने कहा था कि कुछ रेगुलेटर्स होते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, उनके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। कुछ सेक्टर्स के लिए अलग फॉर्मेट भी है तो उसके हिसाब से बनाने पड़ते हैं, तो वो स्पेसिफिक सेक्टर के लिए, सभी के लिए नहीं है। तो जो अपन देखते हैं नॉर्मली वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो कॉमन फॉर्मेट है जो सभी के लिए है, एंड कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक भी फॉर्मेट दिया जाता है। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड दैट एन एंटिटी टू प्रेजेंट कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एटलीस्ट एनुअली विथ कंपेरेबल अमाउंट फॉर प्रीसीडिंग ईयर। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ चैप्टर 2 में कि एसेट हो या लायबिलिटीज में 2 कॉलम रहेंगे, एक प्रीवियस ईयर और एक करंट ईयर, इंक्लूडिंग कंपेरेटिव अमाउंट इन द नोट्स। नोट्स अपन ने देखा था, नोट्स मतलब उसका वर्किंग नीचे दिया जाता है कि वो अमाउंट कैसे आया है। अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइज ऑफ, यहाँ पे जो वर्ड है कंप्लीट, सर कंप्लीट का मतलब क्या है, ये A to G उसमें सब कुछ होना चाहिए। पहला बैलेंस शीट एज एट द एंड ऑफ द पीरियड, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स कंप्राइजिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, डेप्रिसिएशन, स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे हुआ है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे हुआ है, वो सब, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड, बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड। तो ये 7 चीज़ें अगर रहेंगी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो वो कंप्लीट माना जाएगा। तो एज अ ऑडिटर ये मेरा काम है कि ये सभी चीज़ें ऑडिट रिपोर्ट में होना क्या है, ज़रूरी है, तो ही एज ऑडिटर जो मैंने काम किया है या कंपनी का जो अकाउंटिंग टीम है उन्होंने जो काम किया वो कायदे के दायरे में माना जाएगा। ये 7 चीज़ें होना क्या है, ज़रूरी। क्या क्या होना चाहिए, बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द पीरियड, P&L अकाउंट, चेंजेस इन स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स अकाउंटिंग पॉलिसी, कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। ये 7 चीज़ें अगर रहेंगी तो ही आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंप्लीट इन ऑर्डर माना जाएगा। द एप्लीकेशन ऑफ इंड आईएस विद एडिशनल डिस्क्लोजर व्हेन नेसेसरी इज प्रिज्यूम्ड टू रिजल्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट अज्यूम प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू। हाँ मतलब सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों ज़रूरी है, आगे जाके अपने को चैप्टर पढ़ना है, मैं आपको बेसिक लॉजिक बताता हूँ ना। नाम कह दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड का मतलब कॉमन प्रोसीजर, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, कॉमन प्रोसीजर। तो जब भी कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे अगर उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया गया ना तो यूज़र कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको पढ़ना कैसे, यूज़र को आइडिया नहीं आएगा कैसे पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने कोर्स के इंडिया में जितने ही बच्चे हैं सबके लिए सिलेबस सेम है, सबके लिए पेपर एक जैसा सेट होता है, ये यूनिवर्सिटी वाइज स्टेट वाइज चेंज नहीं होता है। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया, यूनिफॉर्मिटी लाया है, सबको सिलेबस सेम, ट्रेनिंग का सेम, सब कुछ सेम टू सेम आपको करना है। द एप्लीकेशन ऑफ इंड आईएस विद डिस्क्लोजर व्हेन नेसेसरी इज प्रेज्यूम्ड टू रिजल्ट इन द ट्रू एंड फेयर। तो ये एक बार स्टैंडर्डाइजेशन आ गया ना,
सभी लोग अगर वो फॉलो कर रहे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे अभी आप मेरे CMA के लेक्चर्स देख रहे हैं, तो मेरा या किसी भी फैकल्टी का प्रोडक्ट लो, सिलेबस तो सेम ही है। तो स्टूडेंट को ये डाउट नहीं रहता है कि यार मैं किस मतलब सिलेबस तो सेम रहेगा कि नहीं, उनको पता है कि इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्डाइज किया है। खाली हर एक स्टूडेंट को जिस ट्यूटर का पसंद आता है वो खरीदते हैं। आपको मेरा पसंद आ गया, आपने मेरा लिया, किसी को और का पसंद आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर एक फैकल्टी अच्छा पढ़ाता है, ऐसा मैं मानता हूँ, कोई फैकल्टी खराब नहीं पढ़ता है, बस हर एक का चॉइस रहता है। जैसे मॉल में जाते हैं ना, आपको जो पसंद आते हैं वो कपड़े लेते हैं, इसका मतलब ऐसा है क्या बाकी के कपड़े खराब नहीं है? नहीं, करेक्ट। तो ऐसा है। तो उससे ट्रू एंड फेयर व्यू बच जाता है। ट्रू एंड फेयर क्यों जरूरी है? टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द एक्सटर्नल यूजर्स। जब तक उनका कॉन्फिडेंस अपन गेन नहीं करेंगे, वो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कंपनी ग्रो नहीं हो पाएगा। द स्टैंडर्ड ऑल्सो डील विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन गोइंग कंसर्न। व्हाट इज गोइंग कंसर्न? ये अपन ने 11 में पढ़ा है। गोइंग कंसर्न मतलब इट इज एज्यूम दैट बिजनेस विल हैव परपेचुअल लाइफ। जैसे कोई एग्जाम्पल क्या दूँ, जैसे बैंक में लोन लेने जाते हैं। जैसे मैंने 2013 में मेरे घर के लिए लोन लिया था 25 साल का। तो जब बैंक से मैंने लोन लिया 25 साल का, बैंक डिडंट आस्क मी विपुल सर विल यू सर्वाइव फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स, वी आर गिविंग यू लोन बट व्हाट इज द गारंटी दैट यू विल सर्वाइव। अभी गारंटी कौन देगा? आपने मेरे लेक्चर्स लिए हैं, करेक्ट ना? क्या गारंटी कि पैसा देने के बाद मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगा? प्रोवाइड तो करूंगा ही, पूरा सिलेबस भी कवर करूंगा। आप मॉड्यूल बाजू में रखना, पूरा चेक करना, हर एक चीज़ अपन ने कवर की है, हर एक चीज़ मतलब 99% चीज़ें कवर की है। कुछ एक आधा % हो सकता है 10 पेजेस पूरे मॉड्यूल में कि जो मेरे को लगा वो इंपॉर्टेंट नहीं, उसको मैंने हटा दिया है, बट मैंने उसको उससे एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ाया है। तो गोइंग कंसर्न मतलब भरोसा। यूजिंग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ व्हाट इज एक्रूअल, मैंने आपको बता दिया है। मटेरियलिटी, व्हाट इज मटेरियलिटी? मटेरियलिटी मतलब रॉ मटेरियल नहीं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी का मतलब क्या है? जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको अलग से मेंटेन करना पड़ेगा आपको। तो ये सब है। तो ये क्या है? बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन है ना, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल, मटेरियलिटी वगैरह वगैरह बेसिक चीज़ें हैं। देन structure and content. The standard required that entities shall clearly identify the financial statements and distinguish them from other information in same published documents. मतलब क्या है? मतलब क्या है बताता हूँ। सी मैंने टाटा मोटर्स का एक एनालिसिस किया और मैंने एक मेरा रिपोर्ट बनाया बेस्ड ऑन देयर बैलेंस शीट, सो दैट रिपोर्ट इज डिफरेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिफरेंट। वही उन्होंने बोला है कि कंपनी को क्लैरिफाई करना पड़ेगा, मतलब कंपनी में क्लैरिटी होना चाहिए, और वो ऑब्वियसली होगा ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से और ये एक रिपोर्ट है। तो एज ए इन्वेस्टर अपना फोकस एनुअल रिपोर्ट पे होना चाहिए रादर देन वन पर्टिकुलर रिपोर्ट। तो उन्होंने वही बोला है। क्योंकि काफ़ी लोग कंपनी के बारे में एनालिसिस करते रहते हैं, एज ए इन्वेस्टर अपने को कंपनी के रिकॉर्ड्स पे भरोसा करना है। The standard requires some line items to be presented in balance sheet. It also prescribe the information to be presented in balance sheet, P&L account वगैरह वगैरह। ये अपन ने पढ़ा है सब चैप्टर 2 में ऑलरेडी। हर एक चीज़ का मैंने आपको फॉर्मेट बताया है। एसेट्स में क्या आता है, लायबिलिटी में क्या आता है, उसके अंदर क्या आता है, उसके नोट्स कैसे बनते हैं, वो शेड्यूल कैसे बनते हैं, बहुत दिस इज नथिंग बट चैप्टर 2। स्ट्रक्चर कंटेंट चैप्टर 2 में पूरा पढ़ा है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे नहीं दिया वापस। Other comprehensive income. The statement of P&L account shall present, in addition to P&L account, other comprehensive income. Now, what is comprehensive income? Comprehensive income मतलब ये ऐसा इनकम आप बोल सकते हैं जो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है। ये गेन है जो रियलाइज नहीं हुआ है। जो इनकम रहता है वो पर्टिकुलर ईयर का रहता है। कॉम्प्रेसिव इनकम का मतलब है वो भी पर्टिकुलर ईयर करेगा, बट ये ऐसे गेन है जो अभी रियलाइज नहीं हुए हैं, तो उसको अपन नेट इनकम में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देखो वही दिया है, बट यहाँ पे आपको दिया नहीं है, यहाँ पे आपको बस अलग अलग दिया है। तो बस अलग अलग दिखाओ कि इस साल का नेट प्रॉफिट कितना है जो रियलाइज हुआ है। सो व्हाट इज कॉम्प्रेहेंसिव इनकम? जो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, जो मतलब ये ऐसा गेन है
फिर ये फॉरेन एक्सचेंज गेन हो सकता है, इसका एक्चुअली अकाउंटिंग भी होता है, बट आपको इतना डिटेल में नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ कि व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, द गेन विच हैज नॉट येट रियलाइज, आप लिख के रखना, ये ऐसे गेन है जो अभी तक रियलाइज नहीं हुए हैं। देखो दिया है, द अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम शैल रिप्रेजेंट लाइन आइटम्स फॉर द अमाउंट फॉर द टाइम पीरियड ऑफ, items of other comprehensive income excluding paragraph B, ये classified by nature and group into that in accordance with IAS will not be reclassified subsequently to P&L account, will be reclassified subsequently to P&L account with specific condition are met, मतलब अभी वो P&L में नहीं आएगा क्योंकि वो रियलाइज नहीं हुआ है, लेकिन जब तो तब तक वो कहाँ पे रहेगा, वो लायबिलिटी में रहता है, इक्विटी के कॉलम में रहता है, ठीक है, एंड जब वो रियलाइज होगा उसको अपन इनकम में लेके आएंगे, वो दिया है वो। The share of other comprehensive income of associate joint venture accounted for using equity methods, हाँ मतलब अपना किधर जेवी है एंड जेवी में जो प्रॉफिट है वो अपन ने काउंट किया है कि मैंने जो इन्वेस्ट किया में मेरा इतना प्रॉफिट है, बट अभी तो रियलाइज नहीं हुआ है, तो वही उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो अभी तक रियलाइज नहीं हुए हैं, तो उसको अभी P&L में नहीं लाएगा, उसको P&L में लाया जाएगा जब कंडीशन मेट होंगे। क्या कंडीशन मेट होंगे, जब वो रियलाइज होगा तो। अब इसको अलग क्यों किया जाएगा, ताकि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना मिले। इसको अगर प्रॉफिट में ऐड कर दिया, यू माइंड थिंक यार कंपनी इज डूइंग रियली गुड, इतना प्रॉफिट हो रहा है, नहीं, इसमें से ऐसा प्रॉफिट अभी तक रियलाइज्ड नहीं हुआ है, सो दिस इज डन टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी। अच्छा अभी ये बताओ, करंट एसेट नॉन करंट एसेट मैं आपको बता चुका हूं फॉर्मेट में, करंट लायबिलिटी नॉन करंट मैं आपको बता चुका हूं, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। The standard also requires that whichever method of presentation adopted, an entity shall disclose the amount expected to be recovered, settled after more than 12 months. तो मैंने अगर आपको याद है तो मैंने आपको कहा था कि मैंने लोन लिया है, याद करो चैप्टर 2 में 20 साल का लोन है, तो जो अमाउंट मेरे को इस साल में देना है वो करंट लायबिलिटी में आएगा, एंड जो बचा हुआ 19 ईयर्स का वो नॉन करंट लायबिलिटी लोन में आएगा। याद है मैंने कहा था आपको चैप्टर 2 में, वही दिया है कि जो अमाउंट मैंने बड़ा लोन लिया 20 साल का, इसमें से जो इस साल लेना है वो करंट लायबिलिटी में आएगा, जो पे करना है, एंड जो लॉन्ग टर्म चलेगा वो करंट लायबिलिटी में नहीं आएगा, वो नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा लोन्स में। यही बोला है जो मैंने आपको चैप्टर 2 में ऑलरेडी पढ़ा है। The standard requires that an entity shall disclose the following either in balance sheet or in statement of changes in equity into notes. देखो क्या क्या दिखाना है, for each class of share capital, मतलब equity and preference, number of share authorized, issued, fully paid, issued but not fully paid, par value per share, or that the shares have no par value, reconciliation of number of outstanding shares at the beginning of and end of the period, the right preference restriction attaching to the class including the restriction on the distribution of dividend and repayment of capital good, shares in entity held by the entity subsidiary and associates। ये पढ़ लो, इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन है। तो शेयर्स के बारे में आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देना है हर एक क्लास के लिए, एथोराइज कितना है, कितना इशूड हुआ है, कितना फुल्ली पेड है, कितना अनपेड है, फुल्ली पेड नहीं है, पार वैल्यू क्या है, अगर पार वैल्यू नहीं तो प्रीमियम पे तो वो वैल्यू, रिकंसिलेशन ओपनिंग कितने थे एंड क्लोजिंग में कितने हैं, तो कितने इशू हुए, फॉरफिट हुए, उसका एक रिकंसिलेशन, उनके राइट्स क्या है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है क्या, वो सब आपको बताना पड़ेगा। देन रीपेमेंट कैसे होगा, प्रेफरेंस शेयर से तो कितने साल के बाद रिडीम होगा, डिविडेंड का रेट क्या होगा, ये सब आपको उसमें देना पड़ेगा। देन कौन से शेयर्स रिजर्व किए फॉर ऑप्शंस एंड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ईसॉप के वगैरह कंपनी ऑप्शंस देती है ना, ये रिजर्व कैपिटल होता है, वो कितना रिजर्व कैपिटल है, ये सब कंपनी को दिखाना पड़ेगा। द स्टैंडर्ड अमंग द अदर थिंग्स रिक्वायर दैट एंटिटी शैल डिस्क्लोज along with a significant accounting policy or other notes, judgment apart from those involving estimate,
that management has made in process of applying entities accounting policy and that are the most significant effect of the amount recognized in financial statement. मतलब ऊपर की चीज़ें तो उनको बताना ही है, बट उन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसी क्या फॉलो किया है वो भी दिखाना जरूरी है, जिसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हुआ है. An entity shall disclose information about the assumption it makes about the future and other major sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that have significant risk of resulting in a material adjustments to the carrying amount of assets and liabilities with the next financial year. ये भी important है. क्या लिखा है? Entity shall disclose information about the assumption it makes about the future, other major sources of estimation uncertainty at the end of reporting period. मतलब फ्यूचर में कोई लायबिलिटी अराइज हो सकती है क्या? वो ये कौन सा लायबिलिटी सर? कभी कभी लीगल मैटर कोर्ट में चलते हैं पेंडिंग, ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर कोर्ट का रिजल्ट आ जाएगा जो अपने अगेंस्ट आने वाला है और इतना पैसा देना पड़ेगा. वैसे an entity shall disclose information that enable the users of financial statements to evaluate its objective, policy and process for managing capital. वेरी इंपॉर्टेंट MCQ के लिए कि यूजर्स को ऐसा डेटा देना है जिससे यूजर्स इवेल्युएट कर पाए. कौन सी 3 चीजें? पहला, ये जो कैपिटल कंपनी मैनेज करने जा रही है, जो एज ए इन्वेस्टर मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, उसके ऑब्जेक्टिव क्या, किस पर्पस के लिए करने वाले, क्या क्या कंपनी के प्लान एंड पॉलिसीज हैं, उसको मैनेज कैसे करने वाले, उसको यूज कैसे करने वाले, वो भी देना जरूरी है. नाउ हाउ टू रीड एंड इंटरप्रेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अभी इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो प्योरली एकेडमिक है. क्योंकि क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ना है डिपेंड्स अपॉन हु इज द यूजर. जैसे बैंक है, बैंक कंपनी को लोन दे रही है, तो जब बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करती है, उनके लिए लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कौन से प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और मैनेजमेंट कौन है, ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है. एज अ क्रिएटर मेरे लिए बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो टाइमली पैसा दे रही कि नहीं, इनफ कैश है कि नहीं, मेरे को उतना ही चेक करना है. एज ए इन्वेस्टर मेरे लिए हर एक चीज़ चेक करना है. एज ए गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चेक करना है कि जितना भी उनका सेल्स है, इनकम है, वो बराबर दिखाए कि नहीं भरा है, पूरा इनकम टैक्स भरा है कि नहीं भरा है. GST डिपार्टमेंट के लिए जितना भी सप्लाई दिखा है उसका GST बराबर भरा है या नहीं भरा है. तो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से मतलब उसका जो ऑब्जेक्टिव वो चेंज होता है. तो ये जनरल पॉइंट दिया है, बट हर एक यूजर का प्रोस्पेक्टिव देखने का अलग होता है. इनकम टैक्स का फोकस इनकम टैक्स लायबिलिटी है, सेबी का फोकस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर है, RBI का फोकस क्या है, जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उसके ऊपर कंट्रोल लाना. फेमा का पर्पज भी वही है, टू कंट्रोल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस. बराबर है, ग्रेट ना, वैसा है. देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, तो जैसे ICAI है, उनका रोल क्या है, टू मेक श्योर दैट कि सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बराबर फॉलो किए हैं. इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ कॉर्पोरेशन रिक्वायर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. द 3 मेन वंस आर बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. अपने को पता है. देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इनका प्रोस्पेक्टिव क्या रहेगा कि कंपनी ने सभी कंप्लायंस किए कि नहीं किए. ROC का प्रोस्पेक्टिव क्या रहेगा, सभी कंप्लायंस बराबर हुए या नहीं हुए. तो ये हाउ टू रीड एंड हाउ टू इंटरप्रेट, इट डिपेंड्स ऑन यूजर्स. यूजर के हिसाब से उसका पर्पज चेंज होगा. अगेन ये रिपीट हुआ है. नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगेन रिपीटेशन. ये पूरा चैप्टर का नाम ही रिपीटेशन है, मतलब कुछ नई चीजें हैं बट ये तो रिपीटेशन ही है. चलो पढ़ते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड विद ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन about the position of entity, performance and changes in financial position of entity, cash flow during the year, to help the user in comparing result
एंड मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस, ये वर्ड्स एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि यूजर्स के लिए इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, टू कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ वेरियस कंपनीज एंड टू मेक इकोनॉमिक डिसीजन, मतलब कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ से पैसा विड्रॉ करना है, कितना करना है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डिसीजन। तो ये पढ़ने के लिए काफ़ी आसान है, ये वर्ड्स दिमाग में आपको फिट करने पड़ेंगे। चलो नाउ बैलेंस शीट। बैलेंस इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट कंपेयर्स द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी and the shareholders equity at a specific point of time. The balance sheet adheres the following formula, liability equal to equity, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, ये मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया था। बैलेंस शीट कंटेंट द फॉलोइंग, अभी ये पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। स्टेटमेंट ऑफ पेन अकाउंट आपको पता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या रहता है, मैंने कहा था 3 तरह के एक्टिविटी रहती है। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया क्यों जाता है, बताओ क्यों बनाया जाता है? मैंने आपको अभी कहा था कि एक बार मैंने आपको पैसा दे दिया, तो आप मेरे पैसे का यूज सही काम के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कैसे पता चलेगा? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये 3 वर्ड मैंने आपको पहले ही बताए थे। 3 प्रकार का एक्टिविटी है, ये आगे शायद अपने को सिलेबस में मैं पढ़ाने वाला हूँ डिटेल में। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब अपना ये सेल परचेस कि एज अ बिजनेस मैंने कितना इनकम कमाया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब एसेट्स कितने परचेस किए, कितने बेचे। एंड फाइनेंसिंग मतलब इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, प्रेफरेंसेस, रिडम्पशन, उनका डिविडेंड, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो आपका सोर्स मतलब जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक जो बिजनेस का प्राइम इनकम है, उससे आपको पता चलता है कि कंपनी एक्चुअली कितना पैसा कमा रही है, मतलब जिस काम के लिए मैंने पैसा दिया। दूसरा, कंपनी मेरे पैसे को इन्वेस्ट कितना कर रही है, कितना एसेट बेच रही है, कितना खरीद रही है, ये पता चलता है। तीसरा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कितना खुद का कैपिटल है, कितना पैसा बाहर से लिया है, कितना रिडम्पशन हुआ है, वो सब। तो ये 3 एक्टिविटी में आपका कैश इनफ्लो डिवाइड किया जाता है। पहला, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दिस इंक्लूड्स ऑल द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लो generated by the revenue generating activity of enterprise like sale and purchase of raw material, goods and labor cost, building inventory, advertisement, shipping the product. This is nothing but your trading cum P&L account, simple trading P&L में, but cash flow इसमें है ना, वो है ना, इसमें खाली कैश फ्लो रहता है। क्या रहता है इसमें? खाली कैश फ्लो, नॉन कैश एक्टिविटी नहीं आएंगे। अपन आगे पढ़ेंगे तो ये सब एक्टिविटी आएंगी। देखो, पूरा खर्चा इनकम। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, कितने नए एसेट परचेस किए, कितने नए एसेट बेचे अपने, वही आएगा। एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी में वही आएगा, कितने इक्विटी शेयर्स इशू किए, प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, कितना बैंक से लोन लिया है, कितना डिवेंचर इशू किए, कितने डिवेंचर रिडीम किए, प्रेफरेंस रिडीम किया, लोन का रिपेमेंट कितना किया है, बायबैक कितने शेयर्स हुए, वो सब इसमें आएगा। देन व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स में कंपनी ने जो इशू किया उसमें कुछ एडलेस हुआ है, कंपनी ने एडिशनल शेयर्स इशू किए, बायबैक किया, बोनस दिए, वो सब इसमें आएगा। एंड एनी एक्सप्लेन नोट्स, मतलब ऊपर जो लिखा है वो अमाउंट कैसे आया है, उसमें क्या क्या डिटेल्स है, उसका मोर डिटेल में एक्सप्लेनेशन। देयर आर ऑलवेज वर्किंग नोट्स, ये अपन ने चैप्टर 2 में इसका फॉर्मेट भी पढ़ा था। These are working notes or information that are relevant and are required to be disclosed in relation to any of the statement discussed above. These are critical to identify the additional information related to an entity. Notes contain details about the transaction, accounted and not accounted, दोनों. Then treatment of special items during the financial statements preparation. हाँ देखो, तो एक्सप्लेन नोट में क्या करेगा, डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है, प्रोविजन कैसे क्रिएट किए गए हैं, रिजर्व्स कैसे क्रिएट किए गए हैं, रेम्युनरेशन मैनेजर को कितना दिया है, सीएसआर एक्टिविटी पे कितना स्पेंड किया है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर, सेगमेंट रिपोर्टिंग, ये सब उसमें रहता है। तो ये आपको रटना पड़ेगा इसमें कि एक्सप्लेन नोट में क्या क्या रहता है। चलो अभी इसमें
अभी थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करना है ऑन वन एस्पेक्ट, दैट इज डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व्स। डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व्स। अभी मैं अकाउंट्स में एक बहुत बढ़िया चीज़, इनकम टैक्स में मैंने पीजीपीपी में ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट पढ़ा है जो काफ़ी बच्चों का कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन मतलब उनको पता है कि उनको लगता है कि उनको पता है बट उनको पता नहीं है। क्या मैं बताता हूँ, रिपीट करता हूँ, ये तो अपन पढ़ेंगे, उसके पहले मेरे कुछ क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। इमेजिन करो मेरे एसेट का कॉस्ट 100 रुपीज़ है, डेप्रिसिएशन आज तक का 40 रुपये अपन ने चार्ज किया है, WDV 60 है, इसको अपन ने बेचा है 48 पे, तो 12 रुपये को अपन बोलते हैं लॉस। और ये लॉस अपन आज तक अपन ने P&L अकाउंट में डेबिट किया है ना। जब भी लॉस होता है ऑन सेल ऑफ एसेट अपन उसको P&L में डेबिट करते हैं, एंड जब भी फायदा होता है तो अपन क्रेडिट करते हैं। इतना अपन ने अकाउंट्स में पढ़ा है। बट मैंने इनकम टैक्स में आपको कहा था कि एक्चुअली लॉस नहीं है, दिस इज नॉट लॉस ऑन, ये लॉस नहीं है, ये गलत फहमी है। ओनली फॉर अकाउंटिंग पर्पज ये वर्ड लाया गया है। तो अगर आपने मेरा पीजीपीपी देखा है तो आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। देखो हो क्या रहा है समझो। अच्छा ये लॉस क्यों नहीं, पहले मैं लॉजिक बताता हूँ। थोड़ा इमेजिन करो, थोड़ा सोचो लॉजिकली। एसेट खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, आई थिंक यू एग्री विद दिस। एसेट खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट बेचना इज अ कैपिटल रिसिट, एसेट बेचना इज अ कैपिटल रिसिट। तो जो मैं खरीद रहा हूँ तो कैपिटल है, बेच रहा हूँ तो कैपिटल है, तो लॉजिकली जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, लॉजिकली जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो भी कैपिटल नेचर का रहेगा। एंड जब प्रॉफिट लॉस कैपिटल नेचर का है तो वो P&L में कैसे आ सकता है, क्योंकि P&L इज रेवेन्यू नेचर, P&L इज रेवेन्यू नेचर। तो ये प्रॉफिट लॉस एक्चुअली कैपिटल नेचर का रहता है, तो ये P&L में कैसे आता है उसका मैं लॉजिक बताता हूँ। लॉजिक ये है कि जिस एसेट का मार्केट वैल्यू 48 है, आपने एसेट 48 में बेचा मतलब उसका मार्केट वैल्यू 48 है, उसको आपने बुक में 60 रुपया दिखाया है। लिसन केयरफुली, जिस एसेट का मार्केट वैल्यू 48 है आपने आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको 48 दिखाया, 60 दिखाया है, मतलब आपके बुक्स में वैल्यू ज़्यादा चार्ज हुआ है। वैल्यू ज़्यादा है मतलब डेप्रिसिएशन कम है, वैल्यू ज़्यादा है मतलब डेप्रिसिएशन कम है। तो ये जो 12 रुपीज़ है ना, दिस इज एक्चुअली अंडर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। And which is revenue nature, and that's why it is debited to P&L account. This is not profit loss on sale of asset. क्योंकि जिस एसेट का मार्केट वैल्यू 48 है, अपन ने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको 60 रुपये दिखाया है, तो मैंने 12 रुपये वहाँ पे एक्स्ट्रा दिखाया है, मतलब एसेट का वैल्यू 12 से ज़्यादा है, मतलब डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुआ है। तो एक्चुअली ये जो 12 रुपये है ये लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट नहीं होता है, दिस इज अंडर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन को कम चार्ज किया तो इसको जब चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा, ये P&L डेबिट में आता है। बट अंडर चार्जिंग लिखा तो थोड़ा समझना गड़बड़ होगा, इसलिए उसको लिखा था लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, एक्चुअली वो लॉस नहीं है। आई होप आपको लॉजिक समझा कि क्या है। ये आप लिख लो, फिर इसमें और 2 एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये लिख लो इतना पहले। चलो अभी दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला हो गया। अभी दूसरा एग्जाम्पल मैं इसको ही ओवरराइट करने वाला हूं, आप अलग से लिखना। अभी जिस एसेट का WDV 60 था मैंने 72 में बेचा, 12 रुपये फायदा हो गया,
अभी 12 फायदा हो गया, मतलब क्या, आपने आपके एसेट्स का वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कम दिखाया था। जिस एसेट का वैल्यू 72 होना चाहिए आपने आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में 60 रुपए दिखाया है, मतलब आपने डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज किया है। सो दिस इज ओवर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी P&L डेबिट में आता है, उसको 40 रुपए डेबिट हो चुका है, उसको कम करने के लिए P&L क्रेडिट में लिखा जाता है। सो दिस इज नॉट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, दिस इज अंडर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, ओवर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, एंड डेबिट में आता है वो अंडर चार्जिंग होता है। ये है। फिर तीसरा क्वेश्चन रहेगा सर फिर प्रॉफिट लॉस होता है कि नहीं होता है, 2 मिनट तो बताता हूँ तीसरे एग्जाम्पल में। ये सेम एग्जाम्पल मैं PGPP में भी देता हूँ, इनकम टैक्स में। देख काफी कॉमर्स स्टूडेंट का MCOM तक उनको कंफ्यूज होता है कि क्या है एग्जैक्टली। हेलो हो गया? यहाँ पे मैंने 120 में बेचा है तो टोटल प्रॉफिट 40 रुपए हुआ है। अभी यहाँ पे वही हो रहा है, जिस एसेट का मार्केट वैल्यू 120 आपने 80 दिखा है, आपने 80 दिखा है मतलब आपने कम दिखा है, मतलब ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। तो कितना ज़्यादा हुआ है, जितना ऑलरेडी चार्ज हुआ उतना ही। हाँ, अगर डेबिट 20 हुआ है तो ओवर चार्जिंग 20 होगा, एंड जो ये एक्स्ट्रा 20 है ना, दिस इज एक्चुअली प्रॉफिट, एंड ये अकाउंटिंग में कैपिटल रिजर्व में जाता है। अगर आपने अकाउंटिंग इतना डिटेल में किया रहेगा तो दिस गोज टू कैपिटल रिजर्व। तो एक्चुअली एसेट में प्रॉफिट कब होता है, व्हेन यू गेट अमाउंट ओवर एंड अबव कॉस्ट। 100 रुपीज कॉस्ट है, मेरे को 120 रुपये मिला, हाँ, तो 100 रुपये के ऊपर जो मिलता है वो प्रॉफिट होता है। 100 रुपये तक जो मिलता है इधर इट इज अंडर चार्जिंग और ओवर चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, एंड दैट्स व्हाट इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। तो इसमें से 20 रुपये P&L में आएगा, एक्स्ट्रा 20 रुपये जो 100 के ऊपर मिला है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। वो कहाँ पे जाएगा, इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लिख लो ये तीसरा एग्जाम्पल। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलो तो यहाँ पे अपन रुकते हैं आज। मैंने आपको एक बेस बना दिया है, अगले लेक्चर में अपन फिर डिटेल पढ़ेंगे रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन। थैंक यू सो मच।